के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह। देखिए, हिंदी भाषा जब हम पढ़ते हैं या कोई भी भाषा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का अपना एक अलग महत्व है। खास करके छात्रों की गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती है जब वे लेखन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छात्र उत्तर तो सही लिखते हैं लेकिन उनके अंक जो है वो काटे जाते हैं। फिर छात्र संभ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे मार्क्स कहाँ पर कम हुए। तो असल में किसी भी भाषा का लेखन करते समय अक्सर होने वाली गलतियां विराम चिन्हों से संबंधित होती है। अगर हम गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करें तो वाक्यों का अर्थ बदल सकता है, या कई बार छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग ही नहीं करते, जैसे कि पूर्ण विराम क्या है, वो कहाँ देना है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब करना है। ऐसे कई सारे सवाल मन में होते हैं, लेकिन इसके बारे में संभ्रम होने के कारण छात्र उन प्रश्नों को हल नहीं करते जो विराम चिन्हों के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लेखन की गड़बड़ी में वे विराम चिन्ह लगाना ही भूल जाते हैं। विराम चिन्ह लगाना अगर आप भूल गए तो मैंने आपको कहा कि वाक्यों के अर्थ बदल सकते हैं, लेखन की दृष्टि से वो बड़ी गलती मानी जाती है, और इसी कारण से आपके अंक वहां काटे जाते हैं। खास करके आप छोटी कक्षाओं में हो तो ये बात ज्यादा सीरियस नहीं ली जाती, क्योंकि आप नए तौर से वह भाषा सीख रहे हैं। तो परीक्षक जानते हैं कि ये छात्र नया है और अभी अभी वह भाषा के बारे में ज्ञान हासिल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 5वीं कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ी जाती है, तो 5वीं में अगर आप विराम चिन्हों के संबंध में कुछ गलतियां करते हैं तो बात क्षम्य है। लेकिन आपकी कक्षाएं अगर बढ़ती जा रही है, आप 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और फिर भी विराम चिन्हों के बारे में आपकी कई सारी गलतियां होती है, तो यह बात बहुत ज्यादा गंभीर मानी जाती है। और इसीलिए इन कक्षाओं के पेपर चेक करते समय जब विराम चिन्हों की गलतियां होती है, छात्र विराम चिन्ह लगाना भूल जाते, तो वहां उनके मार्क्स काटे जाते हैं। और इसीलिए विराम चिन्हों का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अभी आप सोचेंगे कि व्याकरण तो जटिल होता है, क्या विराम चिन्ह भी ज्यादा समझना मुश्किल है या जटिल है, क्या वो हम आसानी से समझ सकते? तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि विराम चिन्ह हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और थोड़े से ध्यान आप रखेंगे, एक बार समझ ले तो हर वाक्य में या जो भी लेखन आप कर रहे हैं तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जहां वो आपके 1-1, 2-2 मार्क्स कम हो जाते हैं उत्तर सही होने के बावजूद, वो कभी नहीं होगा। तो आइए आज के हमारे इस लेक्चर में विराम चिन्हों के बारे में ही हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह क्या है? चिन्ह तो आप लोग जानते हैं कि भाषा का लेखन जो हम करते हैं वो वास्तव में चिन्हों के माध्यम से ही करते हैं। तो जो ध्वनि होती है हमारी, इन ध्वनियों को हमने चिन्हों के जरिए व्यक्त करने का एक माध्यम हमने ढूंढा है, जिसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो इसमें कई सारे वर्ण आएंगे, व्यंजन आएंगे, स्वर आएंगे, ये तो आपको पता ही है। इनका ज्ञान तो आपको है ही पहले से, इसीलिए आप तो लेखन कर पाते और पढ़ भी पाते। लेकिन इसी लिपि में विराम चिन्हों का भी बहुत महत्व है। जैसे आप क, ख, ग ये व्यंजन जानते, या अ, आ, ई ये स्वर आप पहचानते, और स्वर और व्यंजन के मदद से ही आप वो भाषा लिखते हैं। तो लेखन करते समय ये विराम चिन्ह क्या है? तो विराम चिन्ह हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। यहाँ पर विराम शब्द भी महत्वपूर्ण है। विराम का मतलब है कि बीच में थोड़ा सा रुकना। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ऐसे नहीं कि जैसे कोई ट्रेन चल रही तो मैं लगातार एकदम बक बक किए जा रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखिए, जैसे मैं कहीं पर थोड़ा सा रुकता हूं, हमें रुकना पड़ता है। जैसे कि हम बातचीत करते हो, मैं लगातार तो बातचीत नहीं कर सकता, आदमी को सांस भी लेनी होती है, इसलिए तो वो थोड़ा सा पॉज लेगा, रुकेगा। तो इसी प्रकार से, या कई बार क्या होता है कि मैं आपके साथ जब वार्तालाप करता हूं तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, तो प्रश्न अगर मैं पूछता हूं, आपके साथ बात करता हूं, तो आप जानते हैं कि ये प्रश्न है, हमें उसका उत्तर देना है। लेकिन जब आप लेखन करेंगे तो वह कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न है? तो ऐसे कई सारे मामलों में ये चिन्ह हमारी मदद करते हैं। तो आप देखिए कि लेखन में
कई चिन्ह होते हैं। मैं आपके समझाने के लिए और एक आसान उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे कि आप रोड से यात्रा करते हैं, रास्ते से आप जाते हैं, तो रास्ते के किनारे जो फलक लगे होते हैं, खास करके चौक में या कहीं पर भी, तो इस पर कई सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक के साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की मदद से वो ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर या हम कुछ जान जाते हैं। जैसे आप देखो कि रास्ता क्रॉस करने के बाद जेब्रा क्रॉसिंग लगाई है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स लगाई होती है जिसके ऊपर से आप चल पाते हैं। या चौक में कई बार सिग्नल होते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ऑरेंज सिग्नल, तो इसके मीनिंग हम जानते हैं, उसके अर्थ हम जानते हैं। और इसी कारण से तो रास्ते से जो ट्रैफिक है, यातायात है, वो बिल्कुल आसानी से आ जा सकती है और जिसमें अपघात नहीं होते या कम होते, क्योंकि इन साइनों के मतलब है वो हम जानते हैं। जैसे कि आगे कोई ब्रिज आ रहा है, आगे रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, जो कुछ भी है, आगे स्कूल है, या इस प्रकार के कई सारे सिंबल्स होते हैं जिसको हम समझते हैं। देखिए कि जैसे गाड़ी चलाते समय इतना समय ना होता कि एक लंबा चौड़ा अगर कोई वाक्य लिखा है कि आगे विद्यालय है, कृपया आप गाड़ी आपकी धीरे से चलाइए, आगे बच्चे हो सकते हैं, इस प्रकार का अगर लंबा चौड़ा कोई वाक्य लिखा है तो वह ड्राइवर गाड़ी चलाएगा या वाक्य पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता, आपको तो पता है। और इसीलिए इन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। चिन्ह क्या होते हैं? वो छोटे होते हैं लेकिन उससे बड़ा अर्थ स्पष्ट होता है। तो इसी प्रकार से जैसे चिन्ह आपने देखे, उसी प्रकार से लेखन में भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, वाक्य पढ़ते लिखते समय जब हम कभी थोड़ा सा रुकते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं, कई बार आश्चर्य व्यक्त करते हैं, तो इन सारी बातों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। तो विराम चिन्ह क्या है ये तो आप समझ गए। अभी विराम चिन्हों का महत्व भी मैं आपको समझाता हूं। विराम चिन्ह वाक्यों में क्यों लगाने चाहिए, लेखन करते समय विराम चिन्हों का क्या महत्व है। देखिए, जब हम कोई भाषा लिखते हैं तो वे अपनी भावनाएं हैं, लेकिन आप मान लो कि पेपर लिख रहे हैं तो आप उसका उत्तर लिखते हैं। लेकिन जब हम लेखन करते हैं, मान लो आप कोई पत्र लिख रहे हैं, या भी पत्र लेखन तो खास करके हम ज्यादा करते नहीं, ईमेल करते हैं या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के कोई लाइन आप टाइप कर रहे हैं, तो इस सारी बातों में क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं को वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, जो भी लेखन हम कर रहे हैं। तो लेखन करते समय अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए जैसे ये लिपि हमारी मदद करती है, जैसे स्वर, व्यंजन, उसी प्रकार से विराम चिन्ह भी उसमें हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रश्न पूछा, मैंने आपको कहा कि मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, तो लेखन करते समय अगर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो पढ़ने वाले को पता चलेगा रे इसने हमें प्रश्न पूछा है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। आप वहां विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो पढ़ने वाले को वो भावना आपकी पता चल जाएगी, यहाँ कुछ आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, शोक या दुख प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार से पूर्ण विराम, भैया हम वाक्य खत्म हो गया, वाक्य समाप्त हो गया, जहां हम पूर्ण विराम लगाते, जैसे मराठी में हम डॉट लगाते, तो इस प्रकार से विराम चिन्हों की मदद से अपनी भावनाओं को हम ठीक तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी बात है कि लेखन करते समय इन विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे वाक्यों का जो सही अर्थ है वो हमें पता चले। तो लेखन में विराम चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि विराम चिन्हों की जो प्रकार है वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह का पहला प्रकार, जो लगभग हर वाक्य में जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है पूर्ण विराम। यहां पर देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, देखिए इस नाम से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहां पर है पूर्ण विराम, मतलब वहां आपको रुकना है जहां आपका वाक्य पूर्ण हो गया। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप गौर कीजिए। मैं बोलते समय जहां पर भी रुकता हूं ज्यादा समय के लिए, मान लीजिए कि वहां मेरा वाक्य खत्म हो गया, वाक्य खत्म हो गया तो वहां मैं रुकता हूं, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण विराम किसे कहेंगे कि लेखन करते समय या पढ़ते समय अगर आपका वाक्य समाप्त हो जाता है तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए पूर्ण विराम चिन्ह हम कैसे लगाएंगे, वो लगाएंगे इस प्रकार से, ये खड़ी पहिया डंडा जिसे हम कहेंगे, उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे मराठी में आप क्या करते हैं कि मराठी में आप पूर्ण विराम मतलब
एक डॉट आप लगा देंगे। मराठी में ये होगा, हिंदी में यह पूर्ण विराम है। तो छात्रों, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करना है ये आप समझ गए कि जब भी वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहां पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो बहुत ही आसान है। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर कवि थे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी कवि थे। यहां पर मैंने क्या किया, वाक्य पूर्ण हो गया तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। आप देखिए, मतलब कोई भी वाक्य पूर्ण हो गया तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अभी छात्रों की गलतियां क्या होती है, छात्र लिखते जाते हैं, लेकिन जहां वाक्य खत्म हो गया उसे वहां तोड़ना भूल जाते हैं, मतलब वहां वो पूर्ण विराम लगाना भूल जाते हैं। ये नहीं करने, आपको ध्यान रखने, वाक्य खत्म हो गए आप पूर्ण विराम अवश्य लगाइए। याद रखिए, जब भी आप लेखन करते हैं ये एक गलती आप टालेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपका उत्तर सही तो आपका एक भी मार्क कभी काटा नहीं जाएगा, कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये चिन्ह है पूर्ण विराम, तो इसे आपको याद रखना है बिल्कुल। अगर आपका वाक्य पूर्ण हो गया तो वहां पूर्ण विराम का चिन्ह आप अवश्य लगाएं। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य आप होने दो, वाक्य जब पूर्ण हो जाते तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग आपको करना है। ये खड़ी पाई, ये डॉट नहीं लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर मराठी भाषा भी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो मराठी और अंग्रेजी में इस डॉट का प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम के लिए, लेकिन हिंदी में आपको खड़ी पाई देनी है। यह चिन्ह याद रखिए, यह है पूर्ण विराम। तो जो छात्र भूल जाते हैं पूर्ण विराम लगाना, वो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। अभी हम जो दूसरा चिन्ह है उसका भी उदाहरण हम देखते हैं, मतलब उसकी भी जानकारी हम ले लेंगे। अभी हमें देखना है अर्ध विराम, जो दूसरा भाग है उसका। तो अर्ध विराम चिन्ह है इस प्रकार से, देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। यहां पर भी अर्थ की मदद से आपको पता चलेगा शब्द का अर्थ क्या है। अर्ध विराम, ठीक है, अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब जहां पर आप पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, उस चिन्ह को, मतलब उस समय वहां पर जो चिन्ह लगाया जाएगा वो है अर्ध विराम का चिन्ह। ये है पूर्ण विराम, ये है अर्ध विराम। जैसे मैंने आपको कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर कवि थे, लेखक भी थे। अगर ऐसा मैं वाक्य लिखूंगा, मतलब इसी वाक्य के साथ, तो यहां पर मैं अर्ध विराम चिन्ह लगा सकता हूं। रविंद्रनाथ ठाकुर कवि थे, लेखक भी थे। अभी यहां पर मैं पूर्ण विराम चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि यहां मैं रुकता हूं, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकता हूं, मतलब यहां मेरा वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, आधा ही पूर्ण हो गया, इसलिए वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। और पूर्ण वाक्य खत्म हो गए, जहां मैं ज्यादा समय के लिए विश्राम लूंगा, वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसी श्रेणी में और एक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, वह है अल्प विराम। उसकी जानकारी हम लेंगे। अल्प विराम, और ये चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाएगा, ये है अल्प विराम। पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। अभी फर्क क्या है, देखिए, अल्प विराम बहुत कम समय के लिए, अगर कोई मैं वाक्य बोल रहा हूं या लिख रहा हूं जहां मुझे बहुत कम समय के लिए रुकना है, वहां अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे मराठी में आप स्वल्प विराम भी कहते हैं, इस चिन्ह को आप जानते हैं। जैसे कई सारे उदाहरण मुझे लिखने, जैसे फलों के नाम लिखने मुझे, जैसे कि मैंने लिखा आम, फिर मैं यहां चिन्ह लगाऊंगा स्वल्प विराम, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा संतरा, पूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक है। केला,
तो इस प्रकार से एक से ज्यादा शब्द हम लिख रहे हैं तो हर शब्द के बाद में हम थोड़ा रुकते, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा आम संतरा केला, इस प्रकार से पढ़ूंगा तो क्या होगा, गलती है। लिखते समय भी अगर मैं इन सारे शब्दों को जोड़ के लिखूं, इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करूं तो नहीं चलेगा। जब भी आप एक से ज्यादा शब्द लिखते हैं तो कई बार वाक्य में भी हमें अल्प समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो छात्र ये भी गलतियां करते हैं, जब आप इस प्रकार से एक से ज्यादा शब्द एक साथ लगातार लिखने, कई सारे उदाहरण लिखने, तो आप क्या करेंगे, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, जिसे हम मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं। तो इस गलती को आपको टालना है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वास्तव में वैसे कम होता है, लेकिन वाक्यों में पूर्ण विराम और अल्प विराम इन चिन्हों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी देखिए, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर आप लिख रहे हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग आपको करना ही है, अल्प विराम का भी प्रयोग आपको करना है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया, आम, संतरा, केला, स्वतंत्र उच्चार कर रहे हैं शब्दों का, और हर शब्द के बाद में हम थोड़े समय के लिए विश्राम ले रहे, रुक रहे, और इसीलिए वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अभी एक ही श्रेणी के 3 चिन्ह हमने देख लिए जो वाक्य में ज्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य खत्म हो गया, जब वह हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाएगा वाक्य के अंत में। अर्ध विराम चिन्ह, जब वाक्य बड़ा है और पूर्ण वाक्य हम लगातार तो वो पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वहां जब हम विश्राम लेते हैं तो वो हो गया अर्ध विराम, वो पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय। अल्प विराम हम कहेंगे, अर्ध विराम से भी कम समय के लिए हमें रुकना है तो वह हम अल्प विराम या स्वल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तभी आपको क्या करने की, जब आप पढ़ते हैं ना तो आप गौर कीजिए कि पढ़ते समय कहाँ पूर्ण विराम दिया, वहां आप ज्यादा समय रुकना, कहाँ अर्ध विराम दिया, पूर्ण विराम से कम समय रुकना, और जहां अल्प विराम दिया वो अर्ध विराम से भी कम समय रुकना। तो पढ़ते समय भी छात्रों को यह बात ध्यान रखनी है। मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं। जैसे आपकी किताब में पाठ है वारिस कौन, तो इसका वाचन हम कैसे करेंगे, विराम चिन्हों के साथ। सुनिए, एक राजा था, यहां पर पूर्ण विराम दिया है, एक राजा था, पूर्ण विराम इसलिए मैं रुक गया। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। तो यहां पर अल्प विराम है, बुद्धिमती होगी उसके बाद में, इसलिए मैं वहां थोड़ा सा रुका। इसका फैसला कैसे हो, प्रश्न चिन्ह है, इसका फैसला कैसे हो प्रश्न है, तो प्रश्न का पता चला क्योंकि प्रश्न चिन्ह है। वह सोचने लगा, अंत में उसे उपाय सूझा। तो आप गौर कीजिए, अगर कोई छात्र पढ़ेगा, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी, राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। इस प्रकार से अगर लगातार आप पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो जब आप पढ़ेंगे, खास करके निचली कक्षाओं के जो छात्र हैं उनको जो आप पाठ पढ़ते हैं ना, तो आप लाउड रीडिंग कीजिए, आप जरा जोर जोर से उच्चारण कीजिए, उसका प्रकट वाचन कीजिए। ऐसे में आप मन में पढ़ेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। आप अगर मुखर वाचन करते हैं, जोर से पढ़ते, तो आपके उच्चारण भी सुधर जाएंगे और विराम चिन्हों का जो प्रयोग किए वो भी आप गौर कर पाएंगे। आप अंडरलाइन करो, चलो पूर्ण विराम कहां पर प्रयोग किया है, अंडरलाइन। कहां पर अल्प विराम का अल्प विराम ढूंढो, कहां पर प्रयोग किए, क्यों किए, तो इससे आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अभी हम विराम चिन्हों का अगला जो प्रकार है वो भी देखेंगे, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह थे। अभी हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह, क्योंकि प्रश्न चिन्ह का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है हमारे लेखन में। तो प्रश्न चिन्ह तो आपको पता ही है, वो ज्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं। चौथा जो विराम चिन्हों का प्रकार है वह है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह किस प्रकार से दिया जाता है, वह चिन्ह आप पहचानते, भली बातें आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो प्रश्न कैसे पहचाने या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो बात भी हम जान लेते हैं। देखिए, वाक्य में कई बार प्रश्नार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कहां, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, भी मैं यहाँ
अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करता जा रहा हूं, ये भी आपको आप गौर करते होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा शब्द मैंने लिखे हैं। कैसे, ठीक है। तो ये जो शब्द है प्रश्नार्थक शब्द है। जब प्रश्नार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में करते इसका मतलब वह वाक्य प्रश्नार्थक बन गए, वह एक प्रश्न बन गया। जैसे मैंने आपको पूछा आपका नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन सी, क्या, ये शब्द प्रश्न प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो जब वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द आता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान में देखिए, जिस वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द आते हैं उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। संक्षेप में हम कहेंगे कि प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत आसान है। प्रश्न चिन्ह कहाँ लगाए, कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। जहां प्रश्न है, प्रश्नार्थक शब्द है, जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप लेखन कर रहे हैं तो गौर कीजिए। जैसे मैंने कैसे, ये कैसे हुआ, तो कैसे यहां होगा प्रश्न चिन्ह का प्रयोग। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहाँ करने के बाद बिल्कुल आसान है। प्रश्न खत्म हो गए, वहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी प्रश्न चिन्ह लगाना भी छात्र कई बार भूल जाते हैं, तो यह गौर करने वाली बात है। जैसे पूर्ण विराम लगाएंगे, वाक्य पूर्ण हो गए, इसके बाद में वैसे ही प्रश्न पूर्ण हो गया, प्रश्नार्थक वाक्य खत्म हो गए, तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह हम अवश्य लगाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि यह प्रश्न है। जैसे मैंने आपको एक परिच्छेद पढ़ के सुनाया था, फिर से एक बार मैं वो वाक्य आपको आपके लिए दोहराता हूं। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इसका फैसला कैसे हो, इसका फैसला कैसे हो। तो इस वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है, कैसे। तो कैसे शब्द आ गया, इसलिए हो गया प्रश्न। तो यहाँ यह वाक्य पढ़ते समय में आम वाक्य की तरह इसको नहीं पढ़ूंगा, इसका फैसला कैसे हो ऐसे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जोर दूंगा इसका फैसला कैसे हो, मतलब यह प्रश्न है कि इसका फैसला कैसे होगा, इसका कुछ उत्तर हमें ढूंढना है। तो प्रश्नार्थक शब्द आप गौर कीजिए। जैसे आप प्रश्न पत्रिका हल कर रहे तो उसमें जितने सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो उसके अंत में भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह के बारे में वो आप जान गए कि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कब, कैसे और कहां करना है। तो इस पर आप गौर कीजिए। अभी और एक चिन्ह हम देखेंगे, वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। समझने में भी आसान है। विस्मयादि बोधक चिन्ह देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह है इस प्रकार से, जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं और उसके अंत में एक तो, इसको हम मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह, हिंदी में हम इसे कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें विस्मय मतलब आश्चर्य। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि लेखन करते समय हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। मनुष्य के मन में कई सारे भाव हैं, जैसे कि मुझे खुशी हो गई, मैं आनंदित हो गया, मैं दुखी हो गया, मुझे चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है। ये जो भावनाएं हैं तो इनको हम लेखन करते समय कैसे प्रकट करें, तो इसके लिए चिन्ह है, इसके लिए चिन्ह। देखिए हमारी भाषा कितनी समृद्ध है कि इन चिन्हों का प्रयोग करके हम अपने विचार और स्पष्ट कर सकते हैं। समझ गए। जैसे कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे घृणा हो रही, नफरत हो रही है, मुझे डर लग रहा है, तो भावना मन में व्यक्त होती है, लेकिन जब लेखन करते तो कैसे पता चलेगा इसे डर लग रहा है। तो इसके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयदिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो जैसे कि मनुष्य के मन के ऐसे भाव हैं, कोई आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, घृणा या शोक व्यक्त कर रहा है, इसी प्रकार के जो शब्द हैं भावना व्यक्त करने वाले, जैसे इन शब्दों के अंत में यह विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो विस्मयदिबोधक चिन्ह दो तरीके से लगाया जाएगा, इसका प्रयोग दो तरीके से होगा। जैसे मैं आपको वाक्य लिखकर बताता हूं। मैंने कहा वाह, वाह, कितना सुंदर कितना सुंदर घर है।
हमने किसी का घर देखा और मैंने क्या कहा, वाह कितना सुंदर घर है। तो यहां पर देखिए शब्द पढ़ते ही मेरे मन की जो भावनाएं हो आप पहचान जाएंगे, या सामने वाले जिसके साथ में बात कर रहा हूं वो भी जान जाएगा। मैंने कहा वाह कितना सुंदर घर है, तो वाह शब्द क्या प्रकट कर रहा है, और जो भी मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, उनकी स्तुति कर रहा हूं, उसका पता चलेगा। तो इसके शब्द के अंत में मैंने विस्मयदिबोधक चिन्ह शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो कई बार वाक्य के अंत में भी उसको दोहराया जाता है, मतलब यहां भी चिन्ह आएगा, वाक्य के अंत में भी वह चिन्ह आएगा। तो दो तरीके से विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, विस्मयदिबोधक शब्द हैं, इनके अंत में विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अभी इसका अभ्यास आप कैसे करें, तो इसके लिए आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप उसको ठीक से पढ़ो और पाठ्य पुस्तक में आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे विस्मयदिबोधक। तो मेरी आपको सलाह ये रहेगी, आप पाठ्य पुस्तक लीजिए, पाठ पढ़ते समय आप गौर कीजिए पूर्ण विराम कहाँ लगाया गया, प्रश्न चिन्ह कैसे कहाँ पर लगाया गया, उसी प्रकार से विस्मयदिबोधक चिन्ह भी कहाँ पर लगाया गया उसका भी आप ठीक तरीके से अभ्यास करेंगे उस चिन्ह का। तो और छांटकर वो वाक्य अलग करके आप लिखेंगे तो खास तरीके से आपका अभ्यास हो जाएगा, और बाद में आप भूलेंगे नहीं कि विस्मयदिबोधक चिन्ह है उसका प्रयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके बाद में और चिन्ह का हम अध्ययन करेंगे, वो है उद्गारवाचक चिन्ह। अब देखिए उद्गारवाचक चिन्ह क्या है, इसमें दो प्रकार होते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। इसमें होता है, ये है इकहरा, या इसे हम अवतरण चिन्ह भी कहेंगे। मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह कहा जाता है, हिंदी में अवतरण चिन्ह कहा जाता है। तो ये है इकहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, इकहरा मतलब एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में। और दूसरा होता है, ये है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, खास करके जब आप पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप गौर कीजिए, पाठ में आपको यह बात ज्यादा पता चलेगी उदाहरण के जरिए कि जैसे आप लेखन कर रहे हैं तो किसी का कहा हुआ वाक्य आप लिख रहे हैं, किसी का उदाहरण आप लिख रहे हैं, तो उस समय इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोई खास शब्द है तो उसके लिए खास करके इकहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। इकहरा अवतरण चिन्ह खास करके एक विशेष शब्द को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाएगा। और दोहरा अवतरण चिन्ह जब किसी का संवाद है, मान लो कि कोई संवादात्मक कहानी वो आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वारिस कौन है, इस पाठ में ऐसे संवाद दिए गए हैं तो वह अवतरण चिन्ह में लिखे गए। जैसे देखो यहाँ पर उदाहरण मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। था राजा ने पूछा क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो यहाँ पर राजा ने पूछा, इसके बाद में जो आगे का वाक्य है राजा ने पूछा वो उसका उदाहरण है, उसका कहा हुआ वाक्य, तो वह अवतरण चिन्ह में लिखा जाएगा। समझ गए आप? तो अवतरण चिन्ह में जो वाक्य आएगा वो किसी का कहा हुआ वाक्य आएगा। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण वारिस कौन इस पाठ में आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जिसको आप पढ़िए, देखिए, गौर कीजिए, जिसके कारण आप अवतरण चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया है वो बात समझ जाएंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ली। विराम चिन्ह क्या है, उसका प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब बातों की जानकारी ली। आज हमने पढ़ा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयदिबोधक चिन्ह और अवतरण चिन्ह। अभी ये जो चिन्ह हमने पढ़े हैं वो एक प्रमुख चिन्ह है। विराम चिन्ह में और भी कई सारे चिन्ह आते हैं, जैसे निर्देश चिन्ह है, हाइफन है, उसके बाद में कोष्टक है, और भी है, नुक्ता है। तो इन चिन्हों का भी अध्ययन हम करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में।